हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब मस्त है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आवेशों का कोई निकाय दे रखा है। खूब सारे आवेश है किसी निकाय के अंदर। उस निकाय की स्थिर ऊर्जा का मान कितना होगा वो हमें याद करना है। स्थिर ऊर्जा होती क्या है इसके बारे में आप 11वीं क्लास के अंदर काफी डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसके अलावा भी आपको काफी बार बता भी चुका हूं मैं स्थिर ऊर्जा क्या होती है। जब भी किसी पिंड की स्थिति परिवर्तित कर दी जाती है और किसी भी सुरक्षित बल के विरुद्ध आप उसकी स्थिति परिवर्तित कर देते हैं तो उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसे अपन स्थिर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ओके। जैसे हमारे पास ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और यहाँ से यहाँ पे ये कोई एक वस्तु रखी हुई है। मैं इसको ऊपर की ओर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहा हूँ। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता हूँ तो ये सुरक्षित बल होता है। सुरक्षित बल होता है तो इसके विरुद्ध किया गया कार्य कहाँ पे स्टोर होता है? स्थिर ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है, इस पेन के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होता है। ओके, ऐसे ही आप जब आवेशों के बारे में बात करते हैं तो आवेशों की भी जब स्थिति परिवर्तित करते हैं, मान लीजिए कोई एक आवेश है, यहाँ पे पहले से आवेश रखा हुआ है और ये चारों ओर अपने विद्युत क्षेत्र बना रखा है। किसी दूसरे आवेश को आप इन्फिनिटी से लेके आते हैं और इसके जो विद्युत क्षेत्र बन रखा है उसके अंदर लेके आते हैं तो यहाँ पे भी आप इसकी पोजीशन बदल रहे हैं, स्थिति बदल रहे हैं। तो स्थिति बदलने की वजह से यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आप कार्य करना पड़ता है। कार्य क्यों करना पड़ता है? मान लीजिए ये मेरे पास एक पॉजिटिव आवेश है, यहाँ पे पॉजिटिव आवेश, आप भी पॉजिटिव को लेके आए तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। या आप विपरीत प्रकृति के आवेशों की बात करते हैं, जैसे ये पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, तो आप यहाँ पे इस नेगेटिव को पास में लेके आते हैं तो ये आकर्षित करता है तो इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो जब हम दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय की बात कर रहे हैं, एक की नहीं बात करते हैं, एक की इसलिए नहीं बात करते हैं, एक की वजह से स्थिर ऊर्जा का मान 0 होता है। क्यों होता है अभी बताने वाला हूं आपको। ठीक है, जब भी हम दो या दो से अधिक आवेशों को पास में लेके आते हैं या दूर लेके जाते हैं तो वहां पे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करने की वजह से वहां पे अपन इन बलों के विरुद्ध कार्य करते हैं। ठीक है, इन बलों के विरुद्ध किया गया कार्य है वो वहां पे जो भी हमारे पास निकाय बनता है, जैसे निकाय का मतलब क्या है, ये पहले से आवेश रखा हुआ है, ये आवेश, तो इस पूरे निकाय की वो स्थिर ऊर्जा बन जाती है। मतलब वहां पे वो बीच में स्टोर होती है। बीच में कहां पे स्टोर होती है? विद्युत क्षेत्र के रूप में स्टोर होती है। तो पक्का याद रखिएगा, जब भी अपन ऐसी बात करते हैं कि हमने एक आवेश लेके आए और इस पे कुछ कार्य किया तो वह किया गया कार्य इस आवेश के अंदर स्थिर ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया। वह वहां पर कहां पे स्टोर होता है? वो जो बीच की स्थिति होती है जहां पे वो क्षेत्र बन रखा होता है वहां पे स्टोर होता है। जैसे आप यहां से, जैसे मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहां से आप किसी एक वस्तु को उठा के यहां पे ले जाते हैं तो यहां पे ये जो बनने वाला गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है इसका, यहां पे इसकी जो स्थिति परिवर्तित होने की वजह से इसके अंदर जो स्थिर ऊर्जा स्टोर हुई, इसके अंदर जो स्थिर ऊर्जा स्टोर हुई है वह स्थिर ऊर्जा कहां पे स्टोर होती है? ये वाला जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है इसके अंदर स्टोर होती है। जितना अधिक होता है उतनी ज्यादा स्थिर ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, जितना ज्यादा अपन कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो अपन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कोई भी आवेशों का कोई निकाय दे रखा है, उसकी स्थिर ऊर्जा का मान कितना होगा। तो स्थिर ऊर्जा की आप डेफिनेशन ऐसे बनाना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं, अनंत से हम किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में दिए गए बिंदु तक लाने में उस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, उसे ही अपन स्थिर ऊर्जा कह देते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एकल आवेश के लिए, एकल आवेश के लिए केवल एक आवेश है, उसकी स्थिर ऊर्जा का मान कितना होगा। तो देखिए, मान लीजिए इन्फिनिटी से कोई आप एक आवेश है उसको चला के यहां पे बिंदु O पे ले आते हैं। क्यू आवेश है, इसको यहां पे ले आते हैं तो आपने कितना कार्य किया? एक समान स्पीड से लेके आ रहे हैं तो आपने कितना कार्य किया ये बताना है। यहां पे कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं बन रखा है पहले से, ना तो कोई आवेश रख रखा है और न ही कोई विद्युत क्षेत्र बन रखा है। तो आपने कितना कार्य किया? यहां आवेश ही नहीं रख रखा है तो कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो किसी के विरुद्ध आपने कार्य नहीं किया। तो कार्य नहीं किया तो यहां पर स्थिर ऊर्जा का मान भी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और एक समान वेग से ला रहे हैं तो आप बल भी नहीं लगा रहे हैं वहां पे, तो किए गए कार्य का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और आप फॉर्मूला जानते हैं, V इज इक्वल टू विभव की डेफिनेशन से V इज इक्वल टू कितना होता है? W अपॉन Q होता है। Q आवेश को लाए तो Q रख देंगे, Q नोट को लेके आए हैं तो Q नोट रख देंगे, और Q1 को लेके आए हैं तो Q1 रख देंगे, वो आप जो भी लेके आ रहे हैं। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? QV। V का मान जिस भी बिंदु पे आप लेके आए हैं उसी बिंदु का तो पोटेंशियल को व्यक्त करता है, उसी के तो विभव को व्यक्त करता है। अरे भैया, ये जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q, Q तो कौन होता है? जिसको लेके आते हैं। W कौन होता है? जिसको लेके आए, जिस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य किया उसका मान। और V कौन होता है? जिस बिंदु पे लाके रखा उसका विभव।
तो इस बिंदु का विभव पहले से कितना होगा? 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि जब अपनी इस आवेश को लेके आए तो यहां पे कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं बन रखा था, तो विद्युत क्षेत्र का मान जहां पे 0 हो जाता है वहां पे तो पोटेंशियल क्या हो जाता है? 0 ही हो जाता है। ओके बच्चों, तो यहां पे V का मान 0, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो किया गया कार्य का मान 0, तो यहां पे इस आवेश के कारण जो स्थिर ऊर्जा हुई वो कितनी स्टोर हुई इसके अंदर? 0। तो एकल आवेश का आकर्षण व प्रतिकर्षण नहीं होने के कारण, मतलब खुद को तो आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं कर सकता ना, तो उसके कारण इसका स्थिर ऊर्जा का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसकी तो अपने को कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। दो आवेशों के निकाय की बात करते हैं, दो की। दो आवेशों के लिए, फिर 3 के लिए करेंगे, फिर 4 के लिए, ऐसे फिर लास्ट फाइनल n के लिए कर लेंगे। ऐसे तो है नहीं कि अपन एक बार 1 के लिए फिर 2 के लिए, तो ऐसे फिर निकालते ही जाएंगे। तो अपन लास्ट फाइनल क्या कर देंगे? n के लिए कर देंगे। तो सेकंड है अपना, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों के निकाय की स्थिर ऊर्जा कितनी होगी? तो सबसे पहले क्या करना है हमें? पहले Q1 आवेश को लेके आना है, मतलब एक पहले अपन फर्स्ट आवेश को लेके आएंगे, उसके बाद में सेकंड आवेश को लेके आएंगे। दो की वजह से देखना, तो दो को ही लेके आना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इन्फिनिटी से एक Q1 आवेश को ला के रखा, और मान लीजिए ये बिंदु A है। तो आप बिंदु A पर इस Q1 आवेश को इन्फिनिटी से लाके रखा, तो आपने यहां पे कितना कार्य किया? ये तो अपन ने फर्स्ट वाले के लिए अंदर निकाल चुके हैं। जब अपन पहले आवेश को लेके आते हैं तो किए गए कार्य का मान कितना होता है? 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां पे जब पहले को लेके आ रहे हैं उससे पहले कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो यहां पे किया गया कार्य का मान भी कितना हो गया? 0 हो गया। तो बच्चों, आवेश Q1 को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य का मान कितना हो गया? 0। आवेश Q1 को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा? 0। तो मैं यहां पे ऐसा लिख देता हूं, W1 इज इक्वल टू 0। देखिए, दो आवेश है इसलिए अपने को फर्स्ट सेकंड करने की आवश्यकता है। इसके बाद में क्या करते हैं, इन्फिनिटी से वापस से क्या कर रहे हैं? दूसरे आवेश को लेके आ रहे हैं। जब आप दूसरे आवेश को लेकर आएंगे तो Q1 आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं। तो इस Q1 आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है उसके अंदर आप जैसे प्रवेश करेंगे तो उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। वह किया गया कार्य इस निकाय की स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होगा। उसी को अपन उस निकाय की स्थिर ऊर्जा कहते हैं। तो निकाय की स्थिर ऊर्जा क्या होती है? जब हम किसी अनंत से किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में दिए गए बिंदु तक लाने में उस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर स्थिर ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ओके। तो आप यहां से इन्फिनिटी से लेके आए, तो इन्फिनिटी से लाने पर हमारे पास मान लीजिए आपको इस विद्युत क्षेत्र के इस Q1 आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बन रखा है उसके अंदर एक बिंदु P दे रखा है और वहां पे लाके अपने ये Q2 आवेश रख दिया। ठीक है बच्चों, ये मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है मैं डिफाइन कर देता हूं। अभी तो आपके पास केवल ये दो ही आवेश हैं, तो आप चाहे R लिखें चाहे R12 लिखें, लेकिन जब 3 आवेश हो जाएंगे तब आप R से काम नहीं चलेगा, वहां पे आपको अलग अलग नाम देने पड़ेंगे। तो यहीं से अपन आदत डालते हैं कि 1 और 2 के बीच की जो दूरी है उसको लिख देता हूं R12। ये लीजिए, कोई दिक्कत यहां तक? ओके। अब अपन यहां पे जब Q2 आवेश को लाए तब अपन ने कितना कार्य किया उसका मान देखते हैं। तो किस बिंदु पे लेके आए? B बिंदु पर। B बिंदु पर ये Q1 आवेश, ये वाला Q1 आवेश कुछ ना कुछ यहां पे विभव बनाएगा, कुछ ना कुछ विभव की वैल्यू होगी। और आप फॉर्मूला जानते हैं अच्छी तरह से, V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन Q होता है। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? QV हो जाएगा। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? QV। और V कौन है यहाँ पे? ध्यान से समझिए, V कौन है? ये जो हमारे पास पहले से जो विद्युत क्षेत्र दे रखा है, मतलब ये जो पहले से आवेश है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बन रखा है उसका विभव है। तो आपके पास विभव का मान पता लग जाए कि इस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर बनने वाला विभव कितना है, तो आप इजीली इस फॉर्मूले से W का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव कितना बनता है? एक हमारे पास बिंदु आवेश के कारण बिंदु B पर बनने वाला विभव का मान कितना होगा भैया? मैं बोल देता हूं कि इसके कारण बनने वाला VB का मान होगा, Q1 आवेश के कारण यहां बिंदु B पे बनेगा वो होगा KQ1 अपॉन R12। यही तो होगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए।
वी बी इज इक्वल टू कितना हुआ, के क्यू वन अपॉन आर वन टू। क्यू वन आवेश के कारण आर वन टू दूरी पर बिंदु बी पर बनने वाला विभव। कोई दिक्कत? ओके। अब क्या करना है, जब आप Q2 आवेश को इन्फिनिटी से बिंदु बी तक लाए तो कितना कार्य किया, तो आवेश Q2 को बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा? क्या होता है कार्य का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अपन जब विभव की बात करते हैं, विभव के पदों में देखते हैं तो हमारे पास v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है और फिर अपन w इज इक्वल टू क्यू इंटू वी कर लेते हैं जब अपन ये अपने पास पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी होती है। तो कितना हो जाएगा, w इज इक्वल टू क्यू वी। लेकिन v और इनके नेम है वो डिसाइड करते हैं कैसे लिखने हैं। देखिए v कितना होगा, इस आवेश के कारण बनने वाला विभव को किससे डिनोट कर रहे हैं, vb से। किसको लेके आ रहे हैं, Q2 को, तो Q2। W1 तो पहले दे चुके हैं, इसके कारण कितना कार्य किया था वो तो W1 था, और इसके लिए कितना, W2। ये लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये मैंने 2b कैसे नाम डिसाइड किए हैं, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इस VB का मान रखना है इसके अंदर। जैसे आप VB का मान रखेंगे तो W2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q2 के Q1 R12। थोड़ा सा अच्छा करके लिखिए, तो के Q1 Q2 अपॉन R12। ये लीजिए, ये जो किया गया कार्य है ये किसके लिए आ गया, जब आप Q2 आवेश को इन्फिनिटी से लेके आएंगे। ये लो, इन दोनों आवेशों के कारण जो कार्य की वैल्यू है वो आ गई, W1 भी आ गया और W2 भी आ गया। कुल कार्य का मान ज्ञात करना है, टोटल ज्ञात करना है कि पूरे निकाय के लिए कितना कार्य किया, तो कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू W1 W2 दोनों का योग कर दीजिए, तो 0 प्लस के Q1 Q2 अपॉन R12। तो W इज इक्वल टू कितना, 0 में इसमें करेंगे तो कुछ गड़बड़ होने वाली है नहीं। यह लीजिए बच्चों, यह किया गया कार्य स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो ये योग की वैल्यू आ गई। तो दो आवेशों के निकाय की जो स्थिर ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, के जो भी हमारे पास दोनों आवेशों के परिमाण है Q1 Q2 है तो Q1 Q2 लिख दीजिए, कुछ और है तो और लिख दीजिए, और दोनों के मध्य की दूरी। तो यह आ गया हमारे पास दो आवेशों के निकाय की स्थिर ऊर्जा। ऐसे ही आपको क्या करना है, 3 के लिए ज्ञात करना है। तो 3 के लिए भी कैसे ज्ञात करेंगे, पहले आप फर्स्ट को लेके आइए, फिर सेकंड को लेके आइए, फिर थर्ड को लेके आइए, ठीक है। तो आप 2 के लिए तो ज्ञात कर चुके हैं। तो इसमें देखिए, जब आप 3 के लिए ज्ञात करेंगे तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, यहां तक तो सेम टू सेम ही चलेगा। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए जल्दी से, चलो बढ़े आगे। ओके ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है 3 आवेशों के लिए। ये हटा देता हूं, टोटल कार्य 3 के लिए निकालना है तो अभी बाद में निकलेगा। तो ये थर्ड पॉइंट स्टार्ट, मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूं शुरुआत के अंदर ताकि वापस ना लिखना पड़े अपने को। देखिए, पहले सबसे पहले क्या करना है आपको, Q1 आवेश को लेके आना है। Q1 आवेश को लेके आएंगे तब कोई भी आवेश नहीं है, कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं बन रखा है, तब किया गया कार्य का मान कितना, 0। बाद में क्या करना है आपको, Q2 आवेश को लेके आएंगे इन्फिनिटी से। जैसे आप इन्फिनिटी से यहाँ पे लाके रखा आपने बिंदु बी पर, तो इसके कारण कुछ ना कुछ विभव बन रहा है यहाँ पे, तो ये कुछ ना कुछ इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे किया गया कार्य का मान आपने ज्ञात कर लिया, वो जो W2 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, अब तीसरा आवेश लेके आना है। तीसरे आवेश को लाके रखना है, कहीं पे भी रख दीजिए। तीसरे आवेश को मान लीजिए मैंने यहां पे रख दिया, ये तीसरा आवेश लाया मैं और यहां पे रख दिया। ये भी कहां से लाना है, इन्फिनिटी से लाना है। मान लीजिए ये बिंदु है C और इनके मध्य, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है, जैसे आपने यहां पे ली R12 ली, वैसे यहां पे क्या ले लीजिए R13, और इन दोनों की मध्य की दूरी कितनी है, R23, जो भी R32 जैसे भी लेनी है वैसे ले लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। ओके बच्चों, अब आपको ध्यान से समझने की बात है, कहां पे लाके रखा आपने, C बिंदु पे लाके रखा। तो इस Q1 आवेश के कारण यहां विद्युत क्षेत्र बन रहा है और Q2 आवेश के कारण यहां विद्युत क्षेत्र बन रहा है। इन दोनों के विद्युत क्षेत्रों के कारण यहां पे क्या बनेगा, विभव बनेगा। उस विभव की वैल्यू कितनी है पहले तो आप वो निकालिए, उसके बाद में कार्य के लिए तो आप सीधा सा फॉर्मूला है W इज इक्वल टू Q इंटू V। V किसका मान रखना है, जिस C बिंदु का V है वो कितना होगा वो निकालिए। तो वो किस किस की वजह से बन रहा है, एक तो इस Q1 की वजह से और एक ये Q2 की वजह से। तो सबसे पहले आप इतना करने के बाद में, समीकरण 2 तक करने के बाद में आगे करना है आपको, आवेश Q1 के कारण बिंदु C पर विभव कितना होगा, तो इसको मैं डिनोट कर देता हूं, C वाले को VC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के Q1 अपॉन 20 की दूरी कितनी, R13। ये लीजिए भैया। इसी प्रकार से आवेश Q2 के कारण बिंदु C पर विभव
वी सी इज इक्वल टू के क्यू टू अपॉन क्यू टू की वजह से कितना हो जाएगा आर टू थ्री। ओके, दोनों वी सी एक को डैश दे देता हूँ, एक को डबल डैश। ठीक है बच्चों, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये तो आ गया हमारे पास एक Q1 के कारण बनने वाला विभव और ये Q2 के कारण विभव, दोनों का योग करना पड़ेगा ना, कि इसकी वजह से भी कुछ बन रहा है, इसकी वजह से भी कुछ बन रहा है। और आपको पता है विभव कैसी राशि होता है, अदिश राशि होता है, तो सामान्य बीजगणितीय योग से काम चल जाएगा। तो इन दोनों केस बिंदु C पर कुल विभव कितना होगा, मैं बोल देता हूं VC होगा। VC कितना होगा तो बताइए ना, VC प्लस VC डबल डैश। ये लो बच्चों, तो KQ1 अपॉन R13 KQ2 अपॉन R23, ये लीजिए इतना हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जब Q3 आवेश को ला रहे हैं तो कितना कार्य किया उसकी वैल्यू निकालिए। तो आवेश Q3 को बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला हो जाएगा वही V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू V। ये लीजिए, अब ये जो Q V इनके नेम डिसाइड कीजिए। देखिए 1 निकल गया, 2 निकल गया, तीसरे आवेश के लिए निकाल रहे हैं तो तीसरा लाएगा इसको, तीसरे को किस बिंदु पे निकाल रहे हैं, C बिंदु पे, तो VC। ये लीजिए, अब वैल्यू पुट कर दो तो W3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q3, और ये VC की वैल्यू ये लो भैया KQ1 अपॉन R13 प्लस KQ2 अपॉन R23। ये लीजिए, अब ये थोड़ा सा कोष्टक को ओपन कीजिए और अंदर ये वैल्यू जाने दीजिए। तो W3 सॉरी ये WC लिख दिया मैंने, W3, तो W3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा KQ1 Q3 अपॉन R13 KQ2 Q3 अपॉन R23। ये लीजिए, ये आ गया। हम जब तीसरे आवेश को बिंदु C पे लेके आते हैं तो किए गए कार्य का मान पहले के लिए निकाला, दूसरे के लिए निकाला, तीसरे के लिए निकाला। अब इन तीन आवेशों के निकाय के कारण जो स्थिर ऊर्जा का मान है वो कितना हो जाएगा, तो आप तीनों कार्यों को ऐड कर दीजिए, W1 W2 W3। तो W1 तो आप जानते हैं 0 है, W2 की वैल्यू ये रही KQ1 Q2 अपॉन R12, और W3 की Q1 Q3 अपॉन R13, और ये KQ2 Q3 थोड़ा सा नीचे ऐसे अजीब सा लिख दिया है। ठीक है, यही वैल्यू रखी है मैंने यहाँ। तो ये आ गया टोटल कार्य का मान। यही जो टोटल कार्य है वो किसके बराबर हो जाता है, स्थिर ऊर्जा के बराबर। तो ये आ गई स्थिर ऊर्जा की वैल्यू। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये हो गई हमारे पास तीन आवेशों के निकाय की स्थिर ऊर्जा। ऐसे ही आपको क्या करना है, 4 के लिए ज्ञात करना है। तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए, मैं 4 के लिए बता रहा हूं। अब मैं करवाऊंगा नहीं आगे, आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। अब देखिए 4 के लिए आपको ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहां तक तो सेम ही है, यहां तक जैसे W3 यहां तक तो सेम ही है, ये W3 की वैल्यू आ गई यहां तक सेम। उसके बाद में क्या करना है, तीनों की वजह से, जैसे मान लीजिए किसी भी बिंदु पे आप लाके रखना चाहते हैं, चौथे आवेश को यहां रखना चाहते हैं, D बिंदु ये, और ये Q4 आवेश यहां लाके रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, यहां पे इस D बिंदु पर इन तीनों की वजह से कितना विभव बन रहा है, पहले तो उन तीनों का निकालिए, फिर इन तीनों का योग कीजिए, और उसके बाद वही कार्य के फॉर्मूला लगा के इस प्रकार से करना है। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं कैसे करना है। जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो कर देना, और नहीं पूछा जाता है और किसी फॉर्मूले के अंदर किसी न्यूमेरिकल के अंदर आपको फॉर्मूले की आवश्यकता है तो वहां पे कैसे बना है वो सिखा रहा हूं आपको। चलिए 4 आवेशों के लिए ज्ञात करते हैं। 4 के लिए, तो 4 के लिए सबसे पहले पहला आवेश लाइए, मैंने मान लीजिए यहां रख दिया, दूसरा आवेश यहां रख दिया, तीसरा यहां रख दिया, कहीं रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ये चौथा रख दिया। तो इनकी बीच की दूरियां कितनी कितनी है वो डिसाइड कीजिए पहले। तो मैं वो कह देता हूँ, यहाँ तक की दूरी है R12, ये दूरी है R13, यह है R34, और यह R24। कोई दिक्कत यहाँ तक, ओके। कितने पेड़ बनेंगे, मतलब कितने इनके युग्म बनेंगे, जैसे आप वहां पे देख रहे थे ना, एक आवेश के लिए तो बात कर रहे थे तब तो कोई बन ही नहीं रहा था, 2 के लिए बात किया तो 1 युग्म बना, 3 के लिए बात किया तो 3 युग्म बने, तो इन 4 के लिए कितने युग्म बनेंगे, इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, वो ये है, कितने पेड़ बनेंगे उसके लिए n × n - 1/2, ये वाला फॉर्मूला याद रखें।
एन क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस। एन है यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस। कितने चार्ज हैं? 4 है, तो 4 इंटू 4 माइनस 1 2, 6 बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप 3 वाले के लिए अप्लाई करके देख सकते हैं। तो 3 वाले के लिए इस फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करता हूं तो 3 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 2, 3 इंटू 2, 3 ही बने थे। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखें। अब आप जैसे ही 4 के लिए बनाएंगे तो आप ध्यान से देखिए, इनके मध्य की तो दूरियां देख ली आपने, ये वाली नहीं देखी। ये 2 दूरियां ये भी काम में आएंगी, R23, इनके तो युग्म बनेंगे R14। अब बनाता हूं मैं 4 के लिए स्थिर ऊर्जा का मान कितना होगा। देखिए पहले वाला जोड़ा बना रहा हूं किस किस के बीच में, Q1 और Q2 के बीच में, इनके लिए। तो कितना बनेगा? KQ1 Q2 अपॉन R12। कोई दिक्कत? दूसरा जोड़ा इनका बना रहा हूं Q1 और Q3 का, KQ1 Q3 R13। अब बना रहा हूं 2 और 4 वाले, इसका बना रहा हूं KQ2 Q4 R24। अब बना रहा हूं उस ऊपर वाले का KQ3 Q4 R34। अब बना रहा हूं ये बीच वाले का, ये R14 वाले का KQ1 Q4 R14। अब इसका KQ2 Q3 अपॉन R23। ये लीजिए बच्चों, ये 4 के लिए फॉर्मूला हो गया है। आप देख सकते हैं 6 पद बनने वाले थे, 6 बन रखे हैं और कोई भी रिपीट नहीं हो रखा है। रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी यहां पे रिपीट नहीं हो रखा है। ठीक है, इसी प्रकार से आप 5 के लिए ज्ञात कर सकते हैं, 6 के लिए ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं लास्ट फाइनल n आवेशों के लिए ज्ञात करना चाहता हूं, तो n आवेशों के लिए मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूं। तो देखिए n वाले के लिए फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले आप लिखिए, समेशन का साइन लगाइए। समेशन का साइन आप लगाना जानते हैं। जैसे आप इस फॉर्मूले के अंदर देखिए, सबके अंदर के आ रखा है, के की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो ये तो मैं लिख देता हूं, ये तो बाहर निकालिए। और समेशन का साइन अंदर कौन कौन है? अंदर एक तो क्यू भैया है, 2 तो क्यू हैं और एक आर भैया हैं। उनके साथ में 1 2 3 जो भी हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो वो 1 2 3 चेंज हो रहे हैं, तो वहां पे मैं क्या लगा दे रहा हूं? आई कैप और जे कैप लगा रहा हूं। आई कैप और जे कैप। आई कैप की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहा हूं और जे कैप की वैल्यू चलो जे आई जे थोड़े सेम से हो जाएंगे, के लिख देता हूं। और आई भी एन तक जा रहा है और जो के है वो भी एन तक जा रहा है। लास्ट पद है एन वाला। देखिए आई, ये आई और ये के, ये आई और ये के, ये वाला आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन आप यहीं तक का लिखते हैं तो इसमें यह दिक्कत हो जाती है आपके कि यहां पे ऐसा लिखने पर आपके पास वो पद भी बन जाएंगे। कौन से? जैसे आप i = 1 करेंगे, k = 1 करेंगे, तो पद क्या बनेगा? पद ये बनेगा KQ1 अपॉन R1। ये पद तो बनना ही नहीं चाहिए। अरे ये पद तो बनना नहीं चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही आप जैसे ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो दूसरा पद कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा, ये पद बन जाएगा। तो इन पदों को कैंसिल करना है। इन पदों का मतलब ये है कि Q2 के कारण Q2 की, तो Q2 पे बल थोड़ी लगाएगा और या Q1 पे बल नहीं लगाएगा। तो इनके कारण बनने वाला जो स्थिर ऊर्जा का मान है वो कैंसिल होना चाहिए। वो कैंसिल होना चाहिए तो आप यहां पे कंडीशन डाल दीजिए, I नॉट = K। मतलब I है वो K के बराबर नहीं होना चाहिए। वो ही पद बनने चाहिए जहां पे I है वो K के बराबर नहीं है। इसके अलावा एक और कंडीशन डालनी पड़ेगी। कैसे? जैसे आप मान लीजिए I = 1 कर दिया आपने, उसके चलो एक बना के देख रहा हूं मैं। I = 1 कर दिया, I और K = आपने 2 कर दिया, तो पद क्या बनेगा? KQ1 Q2 अपॉन R12। ठीक है भैया जी। कुछ समय के बाद में आपने इसको 2 कर दिया और इसको 1 कर दिया। अब पद क्या बनेगा? KQ2 Q1 अपॉन R21। ये पद सेम ही है। मतलब इन दोनों आवेशों के मध्य की स्थिर ऊर्जा, तो आपके पास पद कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। तो आपको ये भी कैंसिल करना पड़ेगा। ये कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ये कहना पड़ेगा कि जो I का मान है वो हमेशा हमेशा कम होना चाहिए K से। मतलब K का मान है हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ये कंडीशन, तब ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। कहीं पे भी लगाइए, इतने ही पद बनने वाले हैं। अब आप 4 की वजह से देखेंगे तो ये 6 ही पद बनेंगे इस फॉर्मूले से। करके देख लेना। चाहे आप एक बार I का मान 1 करना, उसके बाद में K का मान क्या करना है? आपको 2 ही करना है, 1 नहीं करना है। इक्वल तो करना ही नहीं है। और K का मान कभी भी कम नहीं होना चाहिए, I का मान हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है बच्चों। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है जो आपके बुक्स के अंदर दे रखा होता है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे क्या करना होता है? ये U
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन आई इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे के का मान भी 1 कर दीजिए, फिर क्यू के आर आई के, और आई और के मान कहाँ तक जाने चाहिए, एन तक जाने चाहिए। इसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें एक कंडीशन ही अप्लाई करना चाहते हैं आई नॉट इज इक्वल टू के, तो आपको यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो पद बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इस प्रकार से n आवेशों के लिए निकाल सकते हैं। तो आपने एक आवेश के लिए निकाला, 2 के लिए निकाला, 3 के लिए निकाला, 4 के लिए मैंने शॉर्टकट बताया बाद में, और n के लिए फुल फाइनल आंसर बताया। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारे पास किसी भी निकाय की स्थिर ऊर्जा, जहां पे कितने भी आवेश हैं उन सभी की स्थिर ऊर्जा कितनी होती है। क्योंकि जब भी आप किसी दूसरे आवेश को लेके आएंगे तो वहां पे बल लगेगा और आकर्षण प्रतिकर्षण, और उसके विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ओके। किसी भी निकाय की कुल स्थिर ऊर्जा कितनी होती है, जितने भी युग्म बनते हैं, युग्मों के जो बनते हैं, युग्मों की स्थिर ऊर्जा होती है, उनका आप क्या कर देते हैं, सामान्य बीजगणितीय योग कर देते हैं, वह निकाय की स्थिर ऊर्जा कहलाती है। यदि हमारे पास पॉजिटिव है, सारे के सारे आवेश हैं वो पॉजिटिव हैं, तो जो निकाय की स्थिर ऊर्जा आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और यदि एक भी आवेश है वो नेगेटिव हो गया तो निकाय की स्थिर ऊर्जा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है बच्चों, इसके अलावा मैं एक छोटी सी बात और करना चाहता हूं आपके साथ में। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक आवेश है, इस प्रकार से कोई एक आवेश रखा हुआ है, ये Q1 आवेश रखा हुआ है, दूसरे को आप Q2 आवेश को लेके आ रहे हैं, दोनों धनात्मक हैं, इसको आप इस ओर बढ़ा रहे हैं, इस ओर बढ़ा रहे हैं, तब स्थिर ऊर्जा का मान बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है। और जब दूर ले जाते हैं, समान प्रकृति के आवेशों को जब दूर ले जाते हैं तो घटता है। ऐसे ही विपरीत प्रकृति की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए -Q2 आवेश है, इस -Q2 आवेश को जब आप पास में ले जाते हैं तब तो घटता है, और जब दूर ले जाते हैं तब बढ़ता है। ठीक है बच्चों, ये आप शॉर्टकट याद रख सकते हैं। और आप जानते भी हैं, जैसे जैसे पास में लेके जाएंगे तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करेंगे, और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, दूर लेके जाएंगे तो और ज्यादा, तो ये करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, तो ये कंप्लीट हुआ अपने यहाँ पे। और इसके अलावा आप ये चीजें जानते ही हैं, जो ऊर्जा है उसका मात्रा क्या होता है, ये तो आप काफी पढ़ चुके हैं, जो लोहित है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।